एक्शन, सस्पेंस और वो सब जो आप सुनना चाहते हैं। वेलकम बैक टू आर नॉवल बॉय। यहाँ सिर्फ स्टोरीज नहीं मिलती, यहाँ हर कैरेक्टर जिंदा होता है। आज हम जिस नॉवल मनवा की बात करने वाले हैं वो आपका दिमाग घुमा देगी। सो आर यू गाइज रेडी? चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 231 निष्कर्ष। लिन मू ने मृत व्यक्ति को छोड़ दिया और अपने पिता का अपमान करने वाले व्यक्ति की ओर पूरी तरह मुड़ गया। उसने मुट्ठी भींची और उसे उस व्यक्ति की छाती में गाड़ दिया। क्रैक क्रैक, छींटे पड़ना। उस आदमी की छाती में एक और छेद हो जाने से खून के छींटे उड़ने लगे। पीछे के पैर दिखाई दे रहे थे और उस आदमी की पसलियां अब नए छेद से बाहर निकली हुई थीं। खून लगातार बहता रहा और वह जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। बाकी बचे तीनों व्यक्ति आखिरकार अपने सदमे से बाहर आ गए और तुरंत भागने लगे। राक्षस, चूहे जैसे दिखने वाले उस आदमी ने डर से चिल्लाते हुए आगे दौड़ लगाई। राक्षस, ये तो राक्षस है, एक अन्य व्यक्ति ने अविश्वास से कहा। उन आदमियों के सरदार में कुछ भी बोलने की इच्छा नहीं थी और वह पूरी तरह से दौड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। वह उन दोनों आदमियों के पीछे था क्योंकि वह सबसे आखिर में दौड़ना शुरू किया था। वह कुछ ही मीटर आगे बढ़ा था कि उसे एक आवाज सुनाई दी। स्विश! उसकी बगल से एक छोटी तलवार निकली और चूहे जैसे चेहरे वाले आदमी के सिर में जा घुसी। लेकिन तलवार यहीं नहीं रुकी और उड़ती रही, चूहे जैसे चेहरे वाले आदमी को अपने साथ ले गई और अंत में दूसरे आदमी के सिर में भी जा घुसी। अब वे दोनों आदमी एक छोटी तलवार के सहारे बीच में फंस गए थे, जो एक टूथपिक की तरह काम कर रही थी, और जमीन पर गिर पड़े थे। ये देखकर नेता की आंखें फटी रह गईं और वह अचानक वहीं रुक गया। फिर उसे अपनी गर्दन पर एक जोरदार पकड़ का एहसास हुआ, मानो मौत के पंजे ही उसे जकड़ रहे हों। उसने खुद को जमीन से ऊपर उठते हुए पाया और उसके पैर हवा में फड़फड़ाते रहे। दया करो, कृपया मुझे छोड़ दो, हे महान प्रभु, मुझसे गलती हो गई। ये दोनों ही थे जो आपको लूटना चाहते थे और उन्होंने ही यह सुझाव दिया था। नेता रोते हुए और मुंह से बहते हुए बलगम के साथ गिड़गिड़ाया। उसे पीछे से पकड़ लिया गया था, इसलिए वह अपने पीछे लिन मू को नहीं देख पा रहा था, इसलिए वह हवा में गिड़गिड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। गलती? बिल्कुल नहीं। वैसे तो आप सब काम आएंगे। शायद आप सब मेरे माता पिता की आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए एक अच्छा बलिदान साबित हो। ईश्वर उनकी आत्मा को परलोक में शांति प्रदान करे। लिन मू ने लगभग अस्पष्ट, कर्कश आवाज में कहा। लिन मू ने अपनी पकड़ और कस ली, जबकि वह आदमी छटपटाता और गिड़गिड़ाता रहा। लेकिन जल्द ही उसकी आवाज बंद हो गई क्योंकि उसका गला बुरी तरह कुचल गया था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि लिन मू तब तक बल लगाता रहा जब तक कि उस आदमी का सिर उसके शरीर से अलग नहीं हो गया और जमीन पर गिरते समय उसका क्षत विक्षत गला शरीर पर ही रह गया। लिन मू ने सिर को जोर से एक तरफ फेंक दिया, जिससे वह एक चट्टान से टकराया और तरबूज की तरह फट गया। लिन मू ने अपनी बनाई हुई चीज को ठंडी नजर से देखा और फिर उसे देखने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए। आह, और भी ज्यादा गड़बड़, उसने धीमी, कर्कश आवाज में कहा। फिर आवाज सामान्य होने लगी। उसके कपड़े जो कसकर खींच गए थे फिर से ढीले हो गए और उसके शरीर में प्रवाहित हो रही शक्ति भी शांत हो गई। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैं आराम से टहलने के लिए बाहर जाना चाहती थी, लिन मू ने झुंझलाहट भरे लहजे में कहा। अच्छा, अमर की गरिमा को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे अजगर के उल्टे शल्क को नहीं छुआ जाना चाहिए। इन लोगों ने आपकी सीमा पार कर दी और वे इसके हकदार थे। जुकोंग ने थोड़े प्रसन्न स्वर में प्रशंसा की। लिन मू के मन में छाया क्रोध धीरे धीरे छंटने लगा क्योंकि उसे अपने कार्यों के परिणाम का एहसास होने लगा था। कुछ क्षणों के लिए उसे अपराधबोध हुआ, लेकिन वरिष्ठ शुकोन के शब्दों ने उसे तुरंत दूर कर दिया। उनकी बात सही थी, इन लोगों ने उसके माता पिता का अपमान किया था और इसी कारण उनकी मृत्यु हुई। लेकिन लिन मू के मन में जो अगला विचार आया उससे वह असमंजस में पड़ गया। द बर्निंग हॉट सूट, यह अलग है। मैंने खुद इसका इस्तेमाल भी नहीं किया, यह अपने आप मेरे मन में आया और देखते ही देखते मैं इसका जाप करने लगा। लिन मू ने मन ही मन बुदबुदाया। मुझे डर है कि राक्षसी मार्ग की शक्ति इतनी प्रबल है। आपकी इच्छाशक्ति इसे पूरी तरह नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है, और इसलिए जब आप वास्तव में क्रोधित होंगे तो यह आप पर हावी हो जाएगी। आपको इसके अभ्यस्त होने और अपनी इच्छाशक्ति को संयमित करने में कुछ समय लगेगा। फिर भी आपको इसका लापरवाही से उपयोग नहीं करना चाहिए। राक्षसी मार्ग की आभा ऐसी चीज नहीं है जिसे आसानी से प्रकट किया जाना चाहिए, जुकोंग ने समझाया। लिन मू ने वरिष्ठ जुकोंग की बातें चुपचाप सुनी और फिर सहमति में सिर हिलाया।
हालांकि शारीरिक रूप से वह उतना थका हुआ नहीं था जितना पहली बार बर्निंघॉट सूत्र का अभ्यास करते समय था, फिर भी उसे मानसिक थकावट महसूस हो रही थी। वह समझ सकता था कि बर्निंघॉट सूत्र का अभ्यास करने का बोझ उसके मन पर काफी भारी था। ये शक्ति इस तरह के कार्य के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थी। इसे बर्निंघॉट सूत्र की शक्ति के बिना भी आसानी से पूरा किया जा सकता था, ये तो बस व्यर्थ का प्रयास था। वे लोग तो साधक भी नहीं थे, लिन मू ने स्पष्ट शब्दों में कहा। इस घटना से लिन मू का मूड खराब हो गया था और अब वह आगे काम नहीं करना चाहता था। उसने सफाई करने की भी जहमत नहीं उठाई और इसे हेई कोर पर छोड़ने का फैसला किया। उसने सोचा कि अब जब वे शहर में कानून व्यवस्था संभाल रहे हैं तो ये काम भी उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। लिन मू ने इस बात पर स्पष्ट रूप से ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक नया बदलाव आ गया था। हालांकि यह बदलाव तब से शुरू हो गया था जब उसे संसार की इच्छा का आदेश प्राप्त हुआ था, लेकिन अब यह और भी आगे बढ़ चुका था। लेकिन ज़ुकोंग इस पल का भरपूर आनंद लेते हुए इसे गंवाने वालों में से नहीं थे। आखिरकार उसे इस ब्रह्मांड की वास्तविक सच्चाई का अनुभव हो रहा है। ये तो बस शुरुआत है, मुझे उसका मार्गदर्शन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि यह उसके लिए अत्यधिक बोझ न बन जाए। ज़ुकोंग ने मन ही मन कहा। अध्याय 232 सफाई। लिन मू ने अब चुपचाप रहने की जहमत नहीं उठाए और दौड़ते हुए कस्बे के केंद्र तक पहुंच गया। अब वह बस अपने घर लौटकर साधना करना चाहता था। उसे बाहर जाने का पछतावा हो रहा था और वह सोच रहा था कि क्या लकड़ी खरीदने के बाद सीधे घर लौट आना बेहतर नहीं होता। रास्ते में मौजूद लोगों ने उसे दौड़ते हुए देखा और वे बेहद हैरान रह गए। यहाँ तक कि पहरेदारों ने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी गति इतनी तेज थी कि वे उसके करीब भी नहीं पहुंच सके। उनके कुछ प्रतिक्रिया करने से पहले ही लिन मू उनसे आगे निकल चुका था। फिर भी कुछ गार्ड ऐसे थे जिन्होंने लिन मू को पहचान लिया था। नए नगर प्रमुख के सम्मानित अतिथि लिन मू, उनका क्या हुआ? लिन मू को पहचानने वाले एक गार्ड ने पूछा। उसके साथियों और आसपास के निवासियों ने उसकी बातें सुनी और आश्चर्यचकित रह गए। क्या ये सीनियर लिन मू है? दूसरे गार्ड ने सवाल किया। नए नगर प्रमुख के अतिथि से यही उम्मीद थी। उनकी विद्वता बेजोड़ है। थोड़ा मोटा दिखने वाला एक गार्ड चापलूसी भरे लहजे में बोला। फिर भी एक पहरेदार लिन मू के भागते समय उसके परेशान और हताश चेहरे को देख सका। ये पहरेदार वास्तव में हेई कोर का सदस्य था और उसने पहले भी लिन मू को व्यक्तिगत रूप से देखा था और उसकी शक्ति का भी साक्षी रहा था। हेई कोर के सभी पहरेदारों को लिन मू के बारे में पहले से ही सूचित कर दिया गया था और उन्हें उसके कार्यों की रिपोर्ट हेई बाओ को देने के लिए कहा गया था। ये देखकर गार्ड तुरंत कस्बे के केंद्र की ओर बढ़ा, लेकिन उसने देखा कि लिन मू भी उसी ओर जा रही थी। वह इतनी जल्दी में कस्बे के केंद्र की ओर जा रहा है, क्या कुछ बहुत बड़ी घटना हुई है? गार्ड ने सवाल किया और आगे बढ़ता रहा। लिन मू जल्द ही कस्बे के केंद्र में पहुंच गया और तेजी से दफ्तर की ओर बढ़ा। प्रवेश द्वार पर मौजूद पहरेदारों ने हाथ जोड़कर उसका अभिवादन किया और उसे अंदर जाने दिया। लिन मू ने देखा कि दफ्तर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था और हेई बाओ डेस्क पर बैठा था, जबकि उसके सामने कोई और भी बैठा था। लिन मू ने उसे तुरंत पहचान लिया, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि सुपरवाइजर ली पेंग थे। लिन मू के अंदर आते ही हेई बाओ ने ऊपर देखा और उसके चेहरे के भावों को पहचाना। उसके मन में एक बुरा एहसास जागा और उसने दांत पीसते हुए एक गहरी सांस ली। सुपरवाइजर ली पेंग, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। मुझे कुछ और महत्वपूर्ण काम निपटाने हैं, हेई बाओ ने कहा। ली पेंग ने उसकी बातें सुनी और उससे पूछना चाहा कि वह अपनी बैठक बीच में ही क्यों काट रहा है, लेकिन उसके गंभीर चेहरे को देखकर उसने अपना इरादा बदल दिया। हेई बाओ इस समय उससे ऊंचे पद पर था और वह भी एक साधक था। कार्यवाहक नगर प्रमुख हेई वान ने अपनी अनुपस्थिति में नगर का प्रबंधन करने के लिए उसे स्वयं नियुक्त किया था। इसलिए ली पेंग ने आगे कोई सवाल नहीं किया और सीधे खड़े हो गए। उन्होंने लिन मू की ओर देखा और आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उनके चेहरे के भाव और उनसे निकलने वाली उदासी को भी देखा। वह यहाँ क्यों है? क्या इसका फिर से अपराधियों से कोई संबंध है? बाहर निकलने से पहले उसने मन ही मन सवाल किया। ली पेंग के कमरे से निकलते ही लिन म्यू ने अपनी आध्यात्मिक चेतना का विस्तार किया और आसपास के क्षेत्र का त्वरित अवलोकन किया। उसकी आध्यात्मिक चेतना हेई बाओ तक भी पहुंची और हेई बाओ इसे महसूस कर सका। जैसे ही यह हेई बाओ को छुई, उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई और एक पल के लिए उसे भय का अनुभव हुआ। उसकी आत्मबोध शक्ति पहले से कहीं अधिक है। और वह भावना क्या थी? हत्या का इरादा। उसने अब क्या किया है? हेई बाओ ने खुद से सवाल किया। जब लिन मू को ये तसल्ली हो गई कि कोई उनकी बातें नहीं सुन रहा है और उन्हें एकांत मिल गया है,
तो उसने पहले हुई घटना का ब्यौरा दिया और उससे शवों का ध्यान रखने को कहा। गटकने की आवाज। जैसी आपकी इच्छा, अब आप आराम कर सकते हैं, मैं कुछ गार्डों को सफाई के लिए भेज देता हूं। हेई बाओ ने जवाब दिया। धन्यवाद, लिन मू ने कार्यालय से निकलने से पहले शांत स्वर में कहा। लिन मू के जाने पर हेई बाओ की भौहें तन गईं और उसने आवाज लगाई। रक्षकों। कुछ ही सेकंड में कमरे में 4 गार्ड प्रकट हुए। वे सभी हेई कोर के सदस्य थे और गार्डों के वेश में थे। क्या समस्या है कप्तान? उनमें से एक ने पूछा। कुछ आदमियों को बुलाओ, हम कुछ पता लगाने जा रहे हैं। और हाँ, कुछ गार्डों को भी इन लोगों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए कहो। हेई बाओ ने जवाब दिया और फिर उन्हें कुछ बातें बताईं। गार्ड के चेहरे पर गंभीरता आ गई और उनमें से एक तुरंत अपना काम करने के लिए निकल गया जबकि बाकी लोग हेई बाओ के साथ बाहर चले गए। उनका गंतव्य वही जगह थी जहां लिन मू ने 5 आदमियों को मारा था। नरसंहार स्थल पर पहुंचने पर हेई कोर के सैनिक स्तब्ध रह गए और हेई बाओ के चेहरे पर असंतोष के भाव उभर आए। इसे साफ करो और इसके बारे में किसी और को एक शब्द भी मत बताना, हेई बाओ ने आदेश दिया। जी कप्तान, सैनिकों ने अपने अपने काम में लगने से पहले जवाब दिया। मुझे नेता को रिपोर्ट करना होगा। लिन मू के साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है, हेई बाओ ने सोचा। तारांकन तारांकन तारांकन। कस्बे में वापस आकर लिन मू काफी देर पहले अपने घर पहुंच चुका था। उसने आंगन में प्रवेश किया और देखा कि उसने जो लकड़ी खरीदी थी वह आंगन में रखी हुई है। वहां इतनी लकड़ी थी कि शायद कुछ महीनों तक उसका काम चल जाए। उसने जल्दी से उसे अपनी अंगूठी में रख लिया और अपने कमरे में चला गया। उसने कमरे में फैली गंदगी पर एक नज़र डाली और उसे साफ करने में जुट गया। कुछ मिनटों बाद कमरा साफ हो गया, लेकिन मांस की हल्की सी गंध अभी भी हवा में फैली हुई थी। कम से कम इसमें से बदबू तो नहीं आ रही है और यह कोई दुर्गंध नहीं है, लिन मू ने और मांस पकाने से पहले मन ही मन कहा। जब सब कुछ तैयार हो गया तो वह अंततः खेती करने के लिए वापस बैठ गया। केवल खेती करने से ही मुझे शांति मिलेगी। अध्याय 233 हृदय प्रज्वलित होने की जटिलताएं। सूत्र साधना में एक दिन बीतने के बाद आखिरकार लिन मू की मानसिक स्थिति सामान्य हो गई। इस दौरान वह हृदय को शांत करने वाले सूत्र का निरंतर जाप कर रहा था, फिर भी उसने पाया कि यह पहले की तरह प्रभावी नहीं हो रहा था। राक्षसी मार्ग हमेशा की तरह ही हावी है, उसे इसके अभ्यस्त होने में अधिक समय लगेगा। भले ही उसे बौद्ध मार्ग की स्वीकृति प्राप्त है, लेकिन उसने अभी तक इसका सार नहीं समझा है। जबकि राक्षसी मार्ग को समझना कहीं अधिक आसान है, इसके लिए केवल क्रोध की आवश्यकता होती है। शुकोंग ने सोचा। लिन मू ने अपनी आंखें खोली और राहत की सांस ली। उसका चेहरा शांत था और उस पर पहले की पीड़ा का कोई निशान नहीं था। वह अपनी पिछली स्थिति से पूरी तरह मुक्त हो चुका था। वरिष्ठ, कल के मेरे अनुभव से ऐसा लगता है कि मुझे हृदय की तीव्र जलन को नियंत्रित करने के लिए बर्निंग हॉट सूत्र का अभ्यास करना होगा, लिन मू ने शांत स्वर में कहा। ओह, मुझे अभी याद आया। हाँ, आपको यही करना चाहिए। एक बार जब आप इसके अभ्यस्त हो जाएंगे और उस अवस्था से परिचित हो जाएंगे, तो न केवल आप उस पर बेहतर नियंत्रण पा सकेंगे, बल्कि आपकी शक्ति कई गुना बढ़ भी सकती है। ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। लिन मू ने जवाब में गुनगुनाया, फिर उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय का भाव आ गया। जैसे जैसे वह उन राक्षसी आकृतियों के शब्दों को दोहराता गया, वे शब्द उसके मन में उभरने लगे। अपने हृदय को भट्टी की तरह प्रज्वलित करो, अपने क्रोध को अपनी शक्ति का स्रोत बनाओ और संसार पर कहर बरपाओ। देखो द बर्निंग हॉट सूट। लिन मू के चेहरे पर जल्द ही तनाव के भाव उभर आए, नसें उभरने लगीं और मांसपेशियां तन गईं। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन पलकों के नीचे भी वे लाल हो गई थीं। अपनी इस अवस्था में पहुंचने पर उसका मन भटकने लगा, क्योंकि उसके पास अपना क्रोध निकालने के लिए कोई लक्ष्य नहीं था। इससे उसे अतीत की यादें सताने लगीं और उनके साथ दुख भी उमड़ आया। और इस दुख के साथ ही अभूतपूर्व क्रोध भी उत्पन्न हुआ। लिन मू ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और उसे काबू करने की कोशिश की। वह 2 मिनट तक उसी मुद्रा में रहा, फिर ज़ुकोंग ने उसे पुकारा। बस करो, उसने आदेश दिया। लिन मू अचानक अपने विचारों से बाहर आया और उसने जलते हुए हृदय सूत्र का जाप करना बंद कर दिया। उसका चेहरा और आंखें सामान्य हो गईं और उसका शरीर भी शांत हो गया। उफ, यह उन आदमियों को मारने से कहीं ज्यादा मुश्किल है, लिन मू ने थकी हुई आवाज में कहा। सचमुच, जब किसी के मन में कोई लक्ष्य नहीं होता तो उसकी इच्छा शक्ति डगमगाने लगती है। अभी आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है जिस पर आप अपनी शक्ति केंद्रित कर सकें, इसलिए यह अंततः आप पर ही केंद्रित हो रही है, शुकुंग ने सीधे स्वर में कहा और फिर आगे बोला। आपको इस तरह से दिन में एक बार जलते हुए हृदय सूत्र का अभ्यास करना चाहिए।
लेकिन आपको समय अवधि कम करनी होगी। अभी के लिए 30 सेकंड ठीक रहेंगे। 2 मिनट आपके लिए स्पष्ट रूप से अधिक थकाने वाला होगा। जब आपने उन लोगों को मारा था तब आप उस अवस्था में मुश्किल से 1 मिनट ही रहे थे। यह एक कठिन तकनीक है, इसलिए अभी इसका संयमित उपयोग करना बेहतर है। लिन मू ने सीनियर जुकोन की बातों पर ध्यानपूर्वक विचार किया और उनसे सहमत हो गया। इस तकनीक से उस पर पड़ने वाला तनाव निश्चित रूप से बहुत अधिक था। उसे नहीं पता था कि इसके हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं या नहीं, इसलिए सावधानी बरतना ही उसके लिए उचित होगा। फिलहाल तो यही बेहतर विकल्प लगता है, लिन मू ने सहमति जताते हुए कहा और खड़ी हो गई। उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे बादलों से भरा आकाश और बर्फ के बवंडर दिखाई दिए। अब 1 महीने में सर्दी खत्म होने वाली है। ज्यादा समय नहीं बचा है। लिन मू ने मन ही मन बुदबुदाया। वह साधना करने के लिए वापस बैठ गया और अपनी दिनचर्या में लौट आया, सिवाय इसके कि इस बार इसमें एक और कार्य जुड़ गया था। वह कार्य था जलते हुए हृदय सूत्र का प्रतिदिन अभ्यास करना। तारांकन तारांकन तारांकन। दिन दर दिन बीतते गए और एक और महीना समाप्त हो गया। शियांगवे शहर श्वांगकियान साम्राज्य में काफी प्रसिद्ध था और महान झोउ साम्राज्य के अन्य हिस्सों में भी इसकी लोकप्रियता थी। इसके 2 कारण थे। पहला, ये सबसे बड़े व्यापारिक शहरों में से एक था और यहाँ हर घंटे हजारों व्यापार होते थे। दूसरा, ये कई बड़ी और प्रमुख भाड़े की कंपनियों का केंद्र था। शियांगवे शहर की जलवायु भी वुलिम शहर से बिल्कुल अलग थी। यहाँ भी ठंड थी, लेकिन वुलिम शहर जितनी नहीं और न ही यहाँ बर्फ गिरी थी। आसमान भी साफ था और सूरज खूब चमक रहा था। शहर के दक्षिण में भाड़े के सैनिकों का इलाका था। यहीं पर अधिकांश भाड़े की कंपनियों के अड्डे स्थित थे। छोटी भाड़े की कंपनियों के मुख्य अड्डे यहीं थे, जबकि एशन क्लोक भाड़े के सैनिकों जैसी बड़ी कंपनियों का प्रशासनिक अड्डा भी यहीं था। बड़ी भाड़े की कंपनियों के मुख्य अड्डे शहर के बाहर विशेष रूप से आवंटित क्षेत्रों में स्थित थे। ये सम्मान केवल सबसे शक्तिशाली भाड़े की कंपनियों के लिए ही आरक्षित था। फिर भी भाड़े के सैनिकों का यह इलाका भाड़े के सैनिकों का केंद्रीय केंद्र था, क्योंकि यहीं पर भाड़े के सैनिकों के संघ का कार्यालय भी स्थित था। जिस इमारत में ये कार्यालय था वह काफी बड़ी थी और पूरे भाड़े के सैनिकों के इलाके का लगभग 10% हिस्सा घेरती थी। एक ही इमारत का इतने बड़े क्षेत्र में फैला होना आश्चर्यजनक था, लेकिन ये स्वाभाविक ही था क्योंकि इमारत में कई अलग अलग विभाग थे जो विभिन्न कार्य करते थे। कुछ हिस्से उन्हें प्राप्त होने वाले अनुरोधों और कमीशनों से निपटते थे, कुछ काम के कानूनी पहलुओं से निपटते थे, कुछ उनके द्वारा प्राप्त माल से निपटते थे, जबकि कुछ हिस्से भाड़े के सैनिकों के लिए छात्रावास के रूप में काम करते थे। भाड़े के सैनिकों के संघ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भव्य बैठक कक्ष माना जाता था। यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जाती थीं और बड़े फैसले लिए जाते थे। इस समय इसी कमरे में एक बैठक चल रही थी। कमरे में 100 से अधिक सीटें थीं और वे सभी भरी हुई थीं। इस समय कमरे के बीचों बीच एक व्यक्ति खड़ा था और सबसे बात कर रहा था। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि तेन शियाओलियान था। वह इस समय उत्तरी कस्बे और जंगल में घटी घटनाओं के बारे में सबको जानकारी दे रहा था। किसी को पता नहीं था, लेकिन ये बैठक ही उस उथल पुथल की शुरुआत थी। अध्याय 234 भाड़े के सैनिकों का संघ। भव्य सभा भवन में उपस्थित सभी लोग तेन शियाओलियान की बात सुनकर आक्रोशित हो गए। जब लोगों को एक महत्वपूर्ण बैठक के आयोजन की सूचना मिली थी तब उन्होंने इतनी गंभीर बैठक की उम्मीद नहीं की थी। अधिकांश भाड़े की कंपनियों ने अपने सदस्यों को वुलिम शहर के मेयर द्वारा सौंपे गए मिशन पर भेजा था, इसलिए वे कम से कम बहुत गुस्से में थे। इसका जवाब जरूर मिलना चाहिए, महापौर को हमें स्पष्टीकरण देना होगा। सैकड़ों भाड़े के सैनिकों में से एक चिल्लाया। जी हाँ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मेयर वुशुन की धृष्टता हद से ज्यादा है। बिना सबूत के भाड़े के सैनिकों पर आरोप लगाने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? कौन जाने, शायद इसमें उसकी भी भूमिका हो सकता है कि वह अपने वादे को पूरा न करना चाहता हो। किसी और ने कहा। कमरे के आगे बैठे भाड़े के सैनिकों की कंपनी के उच्च अधिकारी भी हमलों से काफी परेशान लग रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि वे इस तरह सीधे तौर पर अपनी नाराजगी व्यक्त नहीं कर सकते। अंततः यह उनके लिए ही हानिकारक साबित होगा। चुप रहो, कमरे के सबसे आगे बैठे बूढ़े व्यक्ति ने मेज पर मुक्का मारते हुए चिल्लाकर कहा। उनकी आवाज इतनी जोरदार थी कि कमरे में गूंज उठी और फर्नीचर हिलने लगा। आवाज में छिपी शक्ति को महसूस किया जा सकता था और यह स्पष्ट था कि यह ऊर्जा से और भी तीव्र हो गई थी। लेकिन केवल आवाज से ही सब कुछ हिला देने का मतलब सिर्फ एक ही था। वह बूढ़ा व्यक्ति नवोदित आत्मा स्तर का साधक था। चिल्ला रहे सभी भाड़े के सैनिक बूढ़े आदमी के बोलते ही चुप हो गए।
जाहिर है बूढ़े आदमी का रुतबा बहुत ऊंचा था और वे उससे डरते थे। कमरे में सन्नाटा छा जाने के बाद बूढ़े आदमी ने बाज जैसी पैनी निगाहों से सब पर नजर डाली। कमजोर भाड़े के सैनिकों को महज उस निगाह से ही कंपकंपी महसूस हो गई और उन्होंने अनजाने में अपनी लार निगल ली। जब बूढ़े व्यक्ति ने देखना बंद किया तभी उन्हें राहत मिली, लेकिन तब भी उनकी पीठ ठंडे पसीने से तर हो चुकी थी। इसके बाद बूढ़े व्यक्ति ने तेंग शियाओलियान की ओर देखा और फिर बोलना शुरू किया। तेंग शियाओलियान, क्या तुम भाड़े के सैनिक के रूप में अपनी जान और इज्जत की कसम खाकर कहती हो कि तुमने जो कुछ भी कहा है वह सच है? बूढ़े आदमी ने सवाल किया। मैं अपनी जान, अपनी इज्जत और अपने साथी भाड़े के सैनिकों की आत्माओं की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने जो कुछ भी कहा है वह पूरी तरह सच है और मैंने खुद ये सब अनुभव किया है। तेंग शियाओलियान ने अपनी मुट्ठी सीने पर पटकते हुए ये घोषणा की। आह! बूढ़े व्यक्ति के होठों से एक आह निकली और वह भी कुछ देर के लिए चुप हो गया। 1 मिनट सोचने के बाद उसने सामने बैठे हुए भाड़े के सैनिकों और सभी भाड़े की कंपनियों के उच्च अधिकारियों की ओर देखा। मैंने फैसला कर लिया है। तेंग शियाओलियान द्वारा बताई गई सभी घटनाओं की सूचना संप्रदायों को दी जाएगी। चूंकि यह रक्तबली का मामला है, इसलिए इसमें कुछ अमानवीय दुष्ट साधक शामिल हो सकते हैं। ये हमारे बस से बाहर हो सकता है। फिर भी हमें इसकी पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं मिशन पर तैनात सभी भाड़े के सैनिकों को वापस बुलाने का आदेश दे रहा हूं। उन्हें जल्द से जल्द संघ को रिपोर्ट करना होगा और हम एक व्यापक आकलन करेंगे। बूढ़े व्यक्ति ने घोषणा की। सभी उच्च अधिकारियों के चेहरों पर आश्चर्य के भाव प्रकट हुए और फिर वे गंभीर हो गए। उनमें से एक, जिसने कवच पहन रखा था, खड़ा हुआ और उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। बूढ़े व्यक्ति ने आंखों के इशारों से उसे बोलने का संकेत दिया। संघ प्रमुख, लेकिन अगर हम अपने सभी भाड़े के सैनिकों को वापस बुला लेते हैं तो इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। हमारी प्रतिष्ठा को भारी नुकसान हो सकता है। हम इससे कैसे निपटेंगे? उस व्यक्ति ने कहा। भाड़े के सैनिकों के संघ के मुखिया प्रतीत होने वाले उस बूढ़े व्यक्ति ने एक पल के लिए विचार किया और फिर उस व्यक्ति को बैठने का इशारा किया। इसकी चिंता मत करो, यूनियन प्रमुख ने अपनी हथेली पलटते हुए और अपने हाथ में एक सुनहरा पत्र प्रकट करते हुए कहा, मैं इसके लिए शाही फरमान का इस्तेमाल करूंगा। कोई भी हमारे कार्यों पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्होंने आगे कहा। संघ प्रमुख की बातें सुनकर लोग बेहद स्तब्ध रह गए और समझ गए कि वह इसे कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। शाही फरमान कोई मामूली बात नहीं थी और यह फरमान शुआंग कियान राज्य के राजा द्वारा वर्षों से दी गई सेवाओं के लिए भाड़े के सैनिकों के संघ को प्रदान किया गया था। राजसी फरमान के अनुसार वे राजा से कुछ भी मांग सकते थे, बशर्ते वह कुछ सीमाओं के भीतर हो। उनकी मांग राजा के लिए कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि राजा उन सभी लोगों को चुप करा सकता था जिन्होंने ये मिशन नियुक्त किए थे। साधना संप्रदायों को भी राजकविता के फरमान को गंभीरता से लेना पड़ता, भले ही वे उनके शासन के अधीन न हो। इसके अलावा कुछ बड़ी भाड़े की कंपनियों को वैसे भी साधना संप्रदायों का समर्थन प्राप्त था। वे अपने सदस्यों की इस हानि को चुपचाप सहन नहीं कर सकते थे। और अगर इस घटना के परिणाम वही हैं जो उन्हें बताए गए हैं, तो वैसे भी कोई समस्या नहीं होगी और शाही फरमान की आवश्यकता नहीं होगी। यूनियन प्रमुख ने आगे कहा। संघ प्रमुख का निर्णय सुनने के बाद सभी भाड़े के सैनिकों के चेहरे पर स्पष्ट रूप से राहत के भाव दिखाई दिए और सभी ने सहमति में सिर हिलाया। अब उच्च अधिकारियों को छोड़कर आप सभी जा सकते हैं, यूनियन प्रमुख ने आदेश दिया। सभी भाड़े के सैनिक तुरंत खड़े हो गए और बैठक कक्ष से चले गए, जिससे शेष लोग आगे चर्चा करने के लिए वहीं रह गए। वहां से निकलते समय भीड़ में से 2 भाड़े के सैनिक अपने अपने ठिकानों पर नहीं गए, बल्कि एक ऐसी इमारत की ओर चले गए जो किसी मनोरंजन मंडप जैसी दिखती थी। दोनों ने अलग अलग रास्ते अपनाए, इसलिए उनकी मुलाकात नहीं हुई और उन्हें पता भी नहीं चला कि वे एक ही जगह पर आ गए हैं। एक भाड़े के सैनिक ने प्रवेश द्वार पर बैठी रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर उसके कान में कुछ फुसफुसाया, जिसके बाद एक अन्य कर्मचारी उसे एक गुप्त कमरे में ले गया। दूसरे भाड़े के सैनिक के साथ भी ऐसा ही हुआ और उसे भी एक गुप्त कमरे में ले जाया गया। भगवान को इसके बारे में जल्द से जल्द पता चलना चाहिए, भाड़े के सैनिकों में से एक ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। मालिक को तुरंत पता चलना चाहिए, उन भाड़े के सैनिकों को हमारे बारे में पता चल गया है। दूसरे भाड़े के सैनिक ने मन ही मन घबराहट से कहा। अध्याय 235 एक यादगार यात्रा। लिन मू अपने बिस्तर पर बैठा था और उसने एक साफ सफेद वस्त्र पहना हुआ था। उसका चेहरा नसों से भरा हुआ था, फिर भी अपेक्षाकृत शांत दिख रहा था। उसके होंठ मौन रूप से हिल रहे थे और वह जलते हुए हृदय सूत्र का जाप कर रहा था। वह 2 मिनट से अधिक समय तक इसी अवस्था में रहा, फिर अंत में रुका और एक गहरी सांस ली।
लिन मू ने अपनी आंखें खोली जो अब शांति से भरी हुई थीं। आखिरकार, लिन मू ने मन ही मन बुदबुदाया। बहुत बढ़िया, तुमने आखिरकार जलते हुए हृदय सूत्र को अच्छी तरह समझ लिया है। अब तुम कम से कम तनाव के बिना अपनी अवस्था को बनाए रख सकते हो। शुकोंग ने प्रशंसा की। लिन मू ने सिर हिलाया और उठकर अंगड़ाई ली। पिछले 1 महीने से वह अपनी नई दिनचर्या का पालन कर रहा था और उससे जलते हुए हृदय सूत्र की आदत हो गई थी। पहले जब बिना किसी लक्ष्य के वह इसे अपने दिमाग पर आजमाता था तब यह उसके दिमाग को नुकसान पहुंचाता था, लेकिन अब लिन मू इसे पहले से कहीं कम परेशानी के साथ सहन कर सकता था। पिछले महीने में लिन मू ने सिर्फ इसी चीज में प्रगति नहीं की थी। 1000 शस्त्रों वाले तलवार शास्त्र में उनका कौशल भी एक स्तर ऊपर चढ़ गया था। अब तक लिन मू 1000 शस्त्रों वाले तलवार शास्त्र में शामिल हथियारों का 10% सीख चुके थे। उनकी साधना में भी काफी प्रगति हो चुकी थी और अब उनके पास 500 से अधिक तरल आध्यात्मिक ऊर्जा की बूंदें थीं, जो उन्हें ऊर्जा शोधन के अगले चरण के 1/3 मार्ग पर ले आई थीं। एक बार जब वे 1500 बूंदों की संचयी संख्या तक पहुंच जाते तो लिन मू को ऊर्जा शोधन के शिखर चरण में प्रवेश किया हुआ माना जाता। इस प्रक्रिया में हालांकि बुनियादी ची गोलियों ने उनकी काफी मदद की थी, लेकिन उनकी ऊर्जा परिष्करण की गति भी बढ़ गई थी और अब वे 10 बूंदों के बजाय 15 बूंदों तरल आध्यात्मिक ची का परिष्करण कर सकते थे। इससे उनकी गति और भी तेज हो गई थी। हालांकि वे अब भी उनमें से आधी ऊर्जा का उपयोग खोए हुए अमर की अनाम तकनीक का अभ्यास करने में करते थे। बीते महीने में लिन मू को पहले जैसी तीव्र प्रतिक्रिया नहीं हुई। हालांकि उसकी भूख बढ़ी, लेकिन यह वृद्धि स्थिर थी, अचानक नहीं जैसा कि पहले होता था। लेकिन इसके परिणामस्वरूप उसने रिंग में जमा किए गए सभी जानवरों के शवों का 1/4 हिस्सा खा लिया। अब उसके पास मांस का केवल अंतिम 1/4 हिस्सा बचा था और लिन मू जानता था कि उसकी वर्तमान बढ़ती गति को देखते हुए यह मुश्किल से 2 सप्ताह तक ही चलेगा। मुझे शिकार पर जाना है। शुक्र है, अब सर्दी अपने अंतिम चरण में है। लिन मू ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। ठंड अभी भी थी, लेकिन बर्फबारी बंद हो चुकी थी। लोग पहले से ज्यादा बाहर निकलने लगे थे और कुछ पेड़ों पौधों में नए पत्ते भी निकल आए थे। बसंत का मौसम आने ही वाला था और साल का सबसे बुरा दौर बीत चुका था। लिन मू ने अपने पास रखी हुई बुनियादी ऊर्जा की गोलियों के डिब्बे पर नजर डाली और पाया कि उसमें बहुत कम गोलियां बची थीं। उसने अनुमान लगाया कि अब उसमें केवल 1/3 गोलियां ही बची हैं। तो अब मेरे पास कुल मिलाकर 1300 से कुछ ज्यादा बुनियादी ची गोलियां बची हैं। मेरी साधना की गति में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भी ये कम से कम 3 महीने और चलेंगी। लिन मू ने मन ही मन कहा। फिर उसने डिब्बा बंद किया और उसे अंगूठी में रख दिया, जल्दी से अपना नाश्ता खत्म किया और कमरे से बाहर निकल गया। कमरे से बाहर निकलते ही लिन मू ने साफ आसमान की ओर देखा और कुछ पल धूप का आनंद लेने के बाद राहत की सांस ली। अब बहुत अच्छा लग रहा है। लिन मू ने आंगन का दरवाजा खोलने से पहले मन ही मन सोचा। हे पिंग ने उसे जाते हुए तुरंत देख लिया और जल्दी से उसका अभिवादन करने चला गया। उसे पिछले महीने की घटना की जानकारी मिल चुकी थी, इसलिए वह थोड़ा तनाव में था। लेकिन अब जब लिन मू एकांतवास से बाहर आ गया था तो वह उसका हालचाल जानना चाहता था। पिछली बार जब लिन मू बाहर गया था तब वह सेफ हाउस में था, इसलिए उसे उसकी कमी महसूस हुई थी। इस बार वह इसकी भरपाई करना चाहता था। सुप्रभात सीनियर लिन मू, लगता है आपका एकांतवास अच्छे से बीता। हे पिंग ने कहा। हम ठीक ठाक था, लिन मू ने स्वीकार किया। तो आप अभी जा रहे हैं? क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कहां जा रहे हैं? अगर संभव हुआ तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। हे पिंग ने पूछा। मैं शिकार पर जा रहा हूं। तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला रहना चाहता हूं। लिन मू ने शांत स्वर में उत्तर दिया। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अलविदा। हे पिंग ने लिन मू को जाने देने से पहले अभिवादन किया। लिन मू जंगल की ओर जा रही थी, जबकि हे पिंग हे बाओ को सूचित करने के लिए शहर के केंद्र की ओर जा रही थी। तारानकन तारानकन तारानकन। लिन मू अनजाने में ही शिकारगाह और सेब के पेड़ की दिशा में चल पड़ा। 10 मिनट बाद वह वहां पहुंचा और चारों ओर नजर डाली। सर्दियों के दौरान शिकारगाह की झोपड़ी और भी क्षतिग्रस्त हो गई थी और जिस लकड़ी से वह बनी थी वह अब सड़ रही थी। छत के कुछ तख्ते भी हवा के कारण टूट गए थे और न जाने कहां चले गए थे। लिन मू ने सेब के पेड़ पर एक नज़र डाली और पाया कि वह काफी सूखा पड़ा था। उस पर बहुत कम पत्ते बचे थे और अब उस पर कोई सेब भी नहीं थे। फिर भी कुछ हरी कोम्पलें दिखाई दे रही थीं, जिससे संकेत मिलता था कि वह जल्द ही फिर से हरा भरा हो जाएगा। लिन मू के होठों से उदासी से भरी एक आह निकली और उसने कहा, बहुत कुछ हुआ है और उससे भी ज्यादा बदल गया है।
जंगल में और अंदर जाने से पहले उसने सेब के पेड़ पर आखिरी नजर डाली। अब जब वसंत ऋतु नजदीक आ रही थी तो जीव जंतुओं का लौटना शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन ये लिन मू के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि अब उसे सामान्य जीवों की नहीं बल्कि आध्यात्मिक जीवों की आवश्यकता थी। हालांकि अगर उसे कुछ सामान्य जीव भी मिल जाएं, तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी, भले ही वे उसकी भूख के सागर में एक बूंद के बराबर ही क्यों न हो। लेकिन चलते चलते लिन मू को कुछ हिलने डुलने का आभास हुआ। पिछले महीने की घटना की यादें उसके दिमाग में कौंध गईं और उसने तुरंत मुड़कर देखा। एक जानवर, अध्याय 236 पुनः शिकार करना। जैसे ही लिन मू ने पीछे मुड़कर देखा, उसे एक छोटे से जानवर की धुंधली आकृति झाड़ी में भागती हुई दिखाई दी। वह वास्तव में इसे देखकर चौंक गया, क्योंकि जानवर की गति इतनी तेज थी कि लिन मू उसे देख नहीं पा रहा था। अगर वह कम साधना स्तर पर होता तो शायद वह इसे समझ जाता, लेकिन अब वह अपेक्षाकृत मजबूत था और उसे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। लिन मू उस जानवर से इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा तरंगों को महसूस भी नहीं कर सका और उसने अनुमान लगाया कि वह ऊर्जा शोधन के प्रारंभिक या मध्य चरण में है। अपनी साधना के स्तर के हिसाब से वह जानवर इतना तेज कैसे है? लिन मू ने उलझन में कहा। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार किया और आसपास के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। जो भी जानवर था वह अब भाग चुका था। वरिष्ठ, क्या आपको इस बात का कोई अंदाजा है कि यह किस तरह का जानवर हो सकता है? लिन मू ने सवाल किया। हम कहना मुश्किल है। मैं कुछ ऐसे जानवरों को जानता हूं जो कम साधना स्तर पर भी बहुत तेज और फुर्तीले होते हैं, लेकिन मुझे शक है कि उनमें से कोई इस दुनिया में पाया जा सकता है। ये काफी संभव है कि यह इसी दुनिया का मूल निवासी जानवर हो। ज़ुकोन ने उत्तर दिया। मैं समझ गया। लिन मू ने बुदबुदाते हुए उस इलाके की जांच की जहां से उसे शक था कि वह जानवर आया था। लिन मू ने पलके झपकाते हुए पेड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लगता है ये जानवर छिपने में भी माहिर है, लेकिन इसके आकार को देखते हुए यह इतना खतरनाक नहीं होना चाहिए। लिन मू ने मन ही मन सोचा। लिन मू ने धुंधली आकृति देखकर अनुमान लगाया कि वह जानवर उसके घुटनों तक आता था और उसकी लंबाई 1 मीटर से कम थी। आकृति के अंत में लिन मू को एक पूंछ भी दिखाई दी। जिन वेई से मिली जेड स्लिप को आप देख सकते हैं। शायद इससे आपको विकल्पों को सीमित करने में मदद मिलेगी, ज़ुकोन ने सुझाव दिया। हाँ बिल्कुल, यह अच्छा रहेगा, लिन मू ने पेड़ से नीचे उतरने से पहले जवाब दिया। अब जब बर्फ लगभग पिघल चुकी थी तो जंगली जानवर जंगल के गहरे हिस्सों से बाहर आने लगे थे। लिन मू ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उनमें से कई को देख लिया, लेकिन उन्हें मारने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि सामान्य जानवरों का शिकार करने में समय और ऊर्जा बर्बाद करना उसके लिए व्यर्थ था। हालांकि अगर वे पहले उस पर हमला करने आते तो लिन मू को कोई आपत्ति नहीं होती। लिन मू का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक जीवों को प्राप्त करना था, लेकिन वे भी अब जंगल की गहराई में चले गए थे। पहले जब लिन मू सर्दियों में उत्तरी जंगल के इतने गहरे इलाके में आता था तो उसे लगभग 4 से 5 आध्यात्मिक जीव मिल चुके थे, लेकिन अब उसे एक भी नहीं दिखा। लिन मू जंगल में आगे बढ़ता रहा और 1 घंटे तक चलता रहा। आखिरकार उसे कुछ ऐसा मिला जो उसके समय के लायक था। ऐश ब्राउन हिरणों का झुंड, ये तो बहुत अच्छा है, लिन मू ने प्रसन्नता से बुदबुदाया। अपराधी की गुफा की यात्रा के दौरान लिन मू ने पहले भी कई बार राख रंग के हिरणों का शिकार किया था, इसलिए वह उनसे परिचित था। लेकिन पहले की तरह जब उसे केवल 1 या 2 ही हिरण मिले थे, यहाँ तो उनका पूरा झुंड मौजूद था। ऐश ब्राउन हिरण उत्तरी जंगलों में पाए जाने वाले एक आम प्रेत प्राणी थे, जिनकी विशेषता राख के रंग के सींग थे जो ऊपर की ओर मुकुट की तरह फैले हुए थे। वे अपेक्षाकृत शांत स्वभाव के थे और उकसाए जाने पर ही मनुष्यों पर हमला करते थे। वे आमतौर पर 50 से 80 मादाओं और एक नर हिरण, जिसे ऐश ब्राउन बक कहा जाता था, के झुंड में साथ रहते थे। मादाओं के विपरीत राख मुकुटधारी हिरण आकार में बहुत बड़ा था और उसके सींग भी बड़े थे। वह बहुत तेज दौड़ सकता था और अपने सींगों से किसी भी खतरे को भेद सकता था, चाहे वह उसे हो या उसके झुंड को। वास्तव में लिन मू ने जानवर के सींगों पर सूखा खून देखा, जिससे ये संकेत मिलता था कि उसने हाल ही में किसी दूसरे जीव से लड़ाई की थी और शायद उसे मार डाला था। लिन मू ने अपनी आध्यात्मिक चेतना का विस्तार करते हुए पास के कुछ हिरणों की साधना का अवलोकन किया और पाया कि वे ऊर्जा शोधन के प्रारंभिक चरण में थे। लेकिन लिन मू ने तुरंत हमला नहीं किया, उसने पहले योजना बनाने के लिए प्रतीक्षा की। अब जब उसे इतने सारे जानवर दिख गए थे तो वह जितना हो सके उतना शिकार करना चाहता था। लेकिन अगर उसने लापरवाही से हमला किया तो संभव था कि वे सब भाग जाएं और राख मुकुट वाला हिरण उस पर हमला कर दे।
हालांकि राख मुकुट वाला हिरण लिन मू के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं था, फिर भी वह झुंड का पीछा करने में अतिरिक्त समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। लिन मू चरते हुए झुंड के चारों ओर चक्कर लगाते हुए अंततः राख के मुकुट वाले हिरण के पास पहुंचा। फिर उसने उसकी साधना शक्ति का आकलन किया और पाया कि वह ऊर्जा शोधन के चरम स्तर पर है। यह बाकियों से कहीं ज्यादा ताकतवर है, हालांकि मुझे इसे संभाल लेना चाहिए, लिन मू ने मन ही मन सोचा। लिन मू ने कुछ मिनट सोचने के बाद एक योजना बनाई जिससे संभवतः वह झुंड के पता चलने और भाग जाने से कम 20 का शिकार कर सके। लिन मू पलक झपकाते हुए एक पेड़ की चोटी पर पहुंच गया और झुंड से थोड़ा अलग हुए राख के मुकुट वाले हिरणों की तलाश करने लगा। एक हिरण मिलने पर लिन मू पेड़ की चोटियों के ऊपर से होते हुए उसके करीब पहुंच गया। जैसे ही जानवर ब्लिंक की सीमा में आया, लिन मू ने अपनी छोटी तलवार निकालकर उसके बगल में टेलीपोर्ट किया और उसकी गर्दन में वार करके उसे तुरंत रिंग में डाल दिया। अगले ही पल उसने पलक झपकाकर पेड़ की चोटी की ओर देखा। फिर उसने तुरंत चारों ओर देखा और पाया कि किसी भी जानवर ने उसे अभी तक नहीं देखा था। अच्छा, ये काम करेगा, लिन मू ने अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ने से पहले मन ही मन बुदबुदाया। अध्याय 237 चारा डालकर मारना। कुछ ही देर में उससे झुंड से अलग हुआ एक और राख के मुकुट वाला हिरण दिखाई दिया, जिसे उसने तुरंत मारकर बाड़े में रख दिया। उसने यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जब तक कि उसने 15 राख के मुकुट वाले हिरणों का शिकार नहीं कर लिया। उसे ऐसा करने में 1 घंटा लग गया और तब तक शीर्ष पर मौजूद राख के मुकुट वाले हिरणों को पता चल चुका था कि उनके साथी गायब हैं। अगर उन्हें खून की गंध आती तो वे सतर्क हो जाते, लेकिन लिन मू की रणनीति के कारण बाहर खून नहीं बहा। अब झुंड थोड़ा सतर्क हो गया था, लेकिन ज्यादा परेशान नहीं लग रहा था। लिन मू ने 1 मिनट इंतजार किया और देखा कि सब कुछ सामान्य है। उसने अपना शिकार फिर से शुरू किया और 6 और राख मुकुट वाले हिरणों को मार गिराया, तभी उसे देख लिया गया। झुंड जोर जोर से गुर्राने लगा और भागने लगा। राख के मुकुट वाले हिरण ने भी लिन मू पर अपनी निगाहें गड़ा दी और अपना सिर नीचे करके अपने सींग लिन मू की ओर कर लिए। आह, लगता है यही है, अब कोई योजना नहीं, लिन मू ने बुदबुदाते हुए कहा, इससे पहले कि उसकी छोटी तलवार उसके सामने हवा में तैरने लगी। फिर उसने हवा में हाथ लहराया और छोटी तलवार तेजी से आगे बढ़ी। छोटी तलवार की गति राख के मुकुट वाले हिरण की गति से कहीं अधिक थी और वह आसानी से उनका पीछा करने में सक्षम हो गई। स्लैश स्लैश, छींटे पड़ना। घास पर खून फैल गया क्योंकि एक ही झटके में 8 राख मुकुट वाले हिरण मारे गए। लेकिन इससे पहले कि लिन मू दोबारा हमला कर पाता, राख मुकुट वाला नर हिरण उस पर झपट पड़ा। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति से इसे भांप लिया और पलक झपकते ही आखिरी क्षण में बच निकला। जैसे ही उसने देखा कि उसका दुश्मन गायब हो गया है, राख के मुकुट वाला हिरण अपनी जगह पर ही रुक गया और अपने खुरों को जमीन पर घसीटते हुए घास उखाड़ने लगा। फिर वह मुड़ा और एक जोरदार गुर्राहट निकालते हुए लिन मू पर दोबारा हमला कर दिया। इस बार लिन मू ने फिर से पलकें झपकाईं, लेकिन केवल एशक्राउंड बक की ओर देखते हुए, इससे पहले कि उसने एक लंबा भाला निकाला और उसे एशक्राउंड बक में घोंप दिया। भाला जब राख के मुकुट वाले हिरण के शरीर के एक तरफ से दूसरी तरफ आर पार हो गया तो वह दर्द से कराह उठा। वार के प्रभाव से वह जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से छटपटाने लगा। लिन मू उसके पास गया और हवा में हाथ हिलाकर छोटी तलवार को अपने हाथ में वापस ले आया। इसके बाद उसने तेजी से एशक्राउंड बक का गला काट दिया और उसे रिंग में डाल दिया। अच्छा, ये तो बढ़िया रहा। लिन मू ने ये कहने के बाद दूसरी तरफ पड़े राख के मुकुट वाले हिरणों के अन्य शवों की ओर देखा। बाकी झुंड तो बहुत पहले ही भाग चुका था और लिन मू के लिए उनका पीछा कर पाना लगभग नामुमकिन था। फिर भी उसे लगभग 30 जानवरों के शव मिल गए थे, जिनमें एशक्राउंड बक का शव भी शामिल था। आज के लिए इतना काफी है, मुझे अब अपने कौशल का परीक्षण करना होगा। लिन मू ने सभी शवों को रिंग में रखने से पहले मन ही मन सोचा। फिर वह जंगल में आगे बढ़ता रहा जब तक उसे एक उपयुक्त, खुला और विशाल स्थान नहीं मिल गया। लेकिन जैसे ही वह अपने कौशल को आजमाने वाला था, भूख से उसके पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगी। काफी समय हो गया है जब मैंने ये किया था, यह एक ताज़ा बदलाव होगा। लिन मू ने राख के मुकुट वाले हिरणों में से एक के शव को बाहर निकालने और उसकी खाल उतारने से पहले खुद से कहा। पिछले कुछ महीनों में लिन मू सैकड़ों जानवरों की खाल उतार चुका था और अब वह इसमें काफी कुशल हो गया था, जिसके कारण उसे उन्हें तैयार करने में ज्यादा समय नहीं लगता था। उसकी बढ़ती हुई साधना शक्ति ने भी उसके लिए खाल फाड़ना और हड्डियों को तोड़ना बहुत आसान बना दिया था। मांस काटने के बाद उसने मांस पकाने के लिए आग जलाई। कुछ ही देर में भुने हुए हिरण के मांस की मनमोहक सुगंध पूरे इलाके में फैल गई।
इससे कुछ जानवर आकर्षित तो हुए, लेकिन पास नहीं आए क्योंकि उन्हें उस जानवर के खून की गंध आ रही थी जो ऊर्जा को शुद्ध कर रहा था। खाल उतारने और मांस काटने के दौरान बहाया गया खून उनके लिए एक तरह से रुकावट और आकर्षण दोनों का काम कर रहा था। अगर कुछ प्रेतात्मा जानवर यहाँ आ भी गए तो मेरे लिए बहुत आसानी होगी, समय की बचत होगी और एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे। लिन मू ने मन ही मन सोचा। फिर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और मांस के पकने का इंतजार करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि उसकी चेतना पूरी तरह से सक्रिय थी और वह आसपास हो रही हर चीज का अवलोकन कर रहा था। लिन मू की तात्कालिक योजना कारगर साबित होती दिख रही थी क्योंकि अंततः एक आध्यात्मिक जानवर करीब आ गया और उसकी आध्यात्मिक चेतना की सीमा तक पहुंच गया। वहां लिन मू ने बड़बड़ाते हुए अपना हाथ आत्मा राक्षस की दिशा में झटका दिया। शिंग। लिन मू की छोटी तलवार तेजी से आगे बढ़ी और पलक झपकते ही बगल के पेड़ के पास आए एक आत्मा राक्षस को भेद दिया। गड़गड़ाहट। तलवार उसके गले में धंसी होने के कारण वह आवाज नहीं निकाल पा रहा था, जिससे उसके मुंह से खून बह रहा था। लिन मू ने आंखें खोली और देखा कि जिस जानवर को उसने अभी मारा था वह वास्तव में एक रेजर माउथ ऑक्स था। उसे देखकर वह थोड़ा हैरान रह गया। लिन मू ने शरीर को मजबूत बनाने की अवस्था में रहते हुए पहले भी एक तेज मुंह वाले बैल को देखा था, लेकिन वह एक सामान्य जानवर था, जबकि यह बैल ऊर्जा शोधन की प्रारंभिक अवस्था में पहुंच चुका प्रतीत होता था। लिन मू खड़ा हुआ और अब मृत हो चुके उस जानवर के पास जाकर अपनी छोटी तलवार निकाल ली। क्या ये वही है जो पहले था? लिन मू ने गौर से देखते हुए सोचा। लेकिन 1 मिनट बीत जाने के बाद भी लिन म्यू को ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उसके अनुमान की पुष्टि हो सके। सामान्य जानवरों के लिए पर्याप्त समय बीतने के बाद स्वाभाविक रूप से ची शोधन स्तर तक पहुंचना असामान्य नहीं है, जुकुन ने कहा, विशेषकर रेजर माउथ ऑक्स जैसे शक्तिशाली जानवर जो शरीर को मजबूत करने के स्तर पर होने पर भी आत्मा जानवर का शिकार कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा। लिन मू ने जवाब में गुनगुनाया और शव को अपनी अंगूठी में रख लिया, फिर अपनी जगह पर लौट आया और अधिक जानवरों के चारा लेने का इंतजार करने लगा। अध्याय 238 जानवर। लिन मू को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा क्योंकि कुछ और जानवर आ गए और उसके इलाके में घुस आए, मांस के लालच का विरोध न कर पाने के कारण। लिन मू ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और जो भी जानवर उसके करीब आया उसे मार डाला। इस विधि का उपयोग करते हुए उसने कुल 6 आत्मा राक्षसों को मार डाला, इससे पहले कि वे पास आना बंद कर दें, संभवतः चारों ओर फैल रही खून की गंध के कारण। राक्षस आमतौर पर खून की गंध से आकर्षित होते हैं, लेकिन यह इस नियम का अपवाद था। जब किसी क्षेत्र में खून की कई अलग अलग गंधें आपस में मिल जाती थीं, तो अधिकांश जानवर उस जगह से दूर रहने लगते थे, जबकि कुछ जानवर तो उसके पास जाने से भी डरते थे। यह उनके स्वभाव में अंतर्निहित डर था, क्योंकि कई जानवरों के खून की गंध का मतलब था कि कोई आपदा निकट है। जानवरों के लिए खून की तेज गंध का अर्थ था कि कई जानवर मर चुके हैं या घायल हैं। अब तक मांस पक चुका था और लिन मू ने उसे आंच से उतार लिया। उसने आग को अभी भी जलने दिया क्योंकि मौसम अभी भी थोड़ा ठंडा था। हालांकि लिन मू को ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे गर्माहट का आनंद नहीं मिल रहा था। लिन मू ने अपना अस्थायी शिविर बड़ी सुविधाजनक जगह पर लगाया था। उसके पीछे एक पेड़ था, बाईं ओर आग जल रही थी और दाईं ओर खुला मैदान था। इस तरह खाना खाते समय उसे पूरे इलाके का नज़ारा दिखाई दे रहा था। लिन मू खाना आधा खा चुका था कि तभी उसे अपनी दृष्टि के किनारे पर कुछ महसूस हुआ। यह उसकी आध्यात्मिक इंद्रियों की पहुंच से थोड़ा दूर था, इसलिए वह ठीक से बता नहीं सका कि यह क्या था, लेकिन झाड़ियों को थोड़ा हिलते हुए देख सका। लिन मू ने अपना सिर घुमाया और भुने हुए राख के मुकुट वाले हिरण की टांग चबाते हुए उत्सुकता से देखा। लेकिन जब उसने उस जगह पर ध्यान केंद्रित किया जहां उसे हलचल दिखाई दी थी, तो वह हलचल रुक गई। उसने कुछ देर तक अपनी नज़र वहीं टिकाए रखी, क्योंकि वह ये पुष्टि करना चाहता था कि वहां जो भी था वह चला गया है। 5 मिनट बाद भी कोई हलचल नहीं हुई, इसलिए उसने अपनी नज़र वापस हटा ली। शायद कोई जानवर मांस की गंध से आकर्षित होकर पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा होगा। लिन मू ने मन ही मन सोचा। कुछ ही देर बाद लिन मू ने पूरा भुना हुआ जानवर खा लिया था और अब वह जीवन शक्ति को आत्मसात करने के लिए तैयार था। जीवन शक्ति को आत्मसात करते समय झाड़ियों में एक बार फिर हल्की सी सरसराहट हुई, लेकिन लिन मू ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इस समय उसका पूरा ध्यान मांस से निकल रही जीवन शक्ति की सूक्ष्म तरंगों को आत्मसात करने पर था। झाड़ियों में लगातार सरसराहट होती रही, तभी उनमें से एक छोटा सा सिर निकला। वह सिर केवल एक पल के लिए ही दिखाई दिया और फिर झाड़ी में वापस गायब हो गया।
लिन मू के लिए वह अभी भी बहुत दूर था, इसलिए वह अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से उसे महसूस नहीं कर सका और यह घटना उसकी नजरों से छूट गई। कुछ मिनट बाद थोड़ी दूरी पर स्थित एक और झाड़ी में सरसराहट हुई और फिर से एक छोटा सा सिर दिखाई दिया। एक बार फिर सिर केवल एक पल के लिए ही वहां रुका और गायब हो गया। लिन मू अभी भी जीवन शक्ति को आत्मसात करने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। ये घटना कुछ बार फिर घटी और हर बार उसके प्रकट होने की अवधि थोड़ी थोड़ी बढ़ती गई। मानो लिन मू की निष्क्रियता से उत्साहित होकर झाड़ियों में छिपा हुआ प्राणी अंततः प्रकट हुआ। लेकिन इस बार जैसे ही वह प्रकट हुआ, लिन मू ने जीवन शक्ति को आत्मसात कर लिया और अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही उसकी नजर उस जीव पर पड़ी, वह जीव वहीं जम गया। लिन मू को आखिरकार उस जीव को अच्छी तरह से देखने का मौका मिल गया जो इतनी देर से उसके साथ लुका छिपी खेल रहा था। उस जीव का शरीर छोटा था, जो लिन मू के घुटनों तक आता था और लंबाई में लगभग 1 मीटर से थोड़ा कम था, साथ ही उसके 4 पैर थे। उसके पूरे शरीर पर मुलायम भूरे रंग के बाल थे और उसकी पीठ पर गहरे भूरे रंग की धारियां थीं। ये धारियां उसके सिर तक जाती थीं और उसके माथे पर एम का आकार बनाती थीं। उस जीव के 2 भूरे कान थे जिन पर महीन बाल थे और वे स्वतंत्र रूप से हिल सकते थे। उसकी पूंछ घनी और मुलायम थी जिस पर हल्के और गहरे भूरे रंग की धारियां थीं जो पूंछ के सिरे तक फैली हुई थीं। इसकी 2 सुनहरे भूरे रंग की आंखें थीं जिनकी पुतलियां खड़ी दरारों के आकार की थीं। अंत में इसके मुंह पर मूंछों का एक जोड़ा और 2 छोटे नुकीले दांत थे जो इसके मुंह के किनारे से बाहर निकले हुए थे। एक बिल्ली। लिन मू ने उस जानवर को देखकर बुदबुदाया। उस जानवर को जब यह एहसास हुआ कि उसके सामने वाले व्यक्ति ने उसे देख लिया है, तो उसने अचानक प्रतिक्रिया दी और जैसे ही एक पल में वह धुंधलाकर गायब हो गया। ये क्या? ये कितनी तेज है? लिन मू ने हैरानी भरे लहजे में कहा। वह उठा और उस दिशा में गया जिधर जानवर भागा था, लेकिन उसे जानवर कहीं भी आसपास नहीं दिखा। अस्थायी शिविर में लौटकर वह बैठ गया और इस बारे में सोचने लगा। वरिष्ठ, क्या आपने वह देखा? लिन मू ने पूछा। मैंने किया और मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि वह कौन सा जानवर है, ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। सच में? लिन मू ने हैरानी से आंखें चौड़ी करते हुए पूछा। सचमुच, मुझे नहीं पता कि इस दुनिया में उस जानवर का यही नाम है या नहीं, लेकिन उसे भूरी झाड़ीदार वन बिल्ली कहा जाता है। ये चीशोधन क्षेत्र के सबसे तेज जानवरों में से एक है और इसकी गति कोर कंडेंसेशन क्षेत्र के जानवरों की गति से भी अधिक हो सकती है। लेकिन दूसरी ओर इसकी समग्र शक्ति कमजोर है और यह काफी डरपोक जानवर है। भूरे झाड़ीदार वन बिल्लियां अन्य जानवरों की तुलना में काफी शांत स्वभाव की होती हैं। अन्य बिल्ली प्रजाति के जानवर पूरी तरह से मांसाहारी होते हैं, लेकिन भूरे झाड़ीदार वन बिल्लियां सर्वाहारी होती हैं और जो कुछ भी मिलता है उसे खा लेती हैं। इसी वजह से वे इंसानों पर शायद ही कभी हमला करती हैं और हमला होने पर भागना पसंद करती हैं, ज़ुकोंग ने समझाया। लिन मू ने वरिष्ठ ज़ुकोंग की व्याख्या को ध्यान से सुना और फिर ये देखने के लिए जेड पर्ची निकाली कि क्या उसमें कोई और जानकारी है। अध्याय 239 भूरी झाड़ीनुमा वन बिल्ली। लिन मू ने जेड पर्ची को हाथ में लिया और अपनी आध्यात्मिक चेतना से उसे स्पर्श किया। जैसे ही उसने अपनी आध्यात्मिक चेतना से जेड पर्ची को छुआ, लिन मू को ऐसा लगा मानो उसके मन में एक किताब प्रकट हो गई हो। उसने उसे खोलने के बारे में सोचा और वह अपने आप उसके सामने खुल गई। लेकिन जब उसने उसे खोला तो उसे उस पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया क्योंकि पन्ने खाली थे। जानवरों के बारे में जानकारी कहाँ है? लिन मू ने उलझन में पढ़कर सोचा। और जैसे ही वह जानवरों के बारे में सोच रहा था, पन्ने एक बार फिर पलट गए और उन पर शब्द दिखाई देने लगे। लिन मू ने उन्हें पढ़ा और पाया कि उनमें कुछ जानवरों के बारे में लिखा था और जानकारी जानवरों की विशेषताओं के अनुसार व्यवस्थित की गई थी। लिन मू अपने पिछले प्रयोग से पुस्तक की कार्यप्रणाली का अनुमान लगा सकता था और इसलिए ये देखना चाहता था कि यह कारगर होगी या नहीं। अब जब उसे उस जानवर की विशेषताओं का पता चल गया था, तो उसने जेड स्लिप में खोजते समय जानकारी को ठीक से छांटकर आसानी से प्राप्त कर लिया। जब तक लिन मू उस जानवर के रूप और उसकी विशेषताओं के बारे में सोचता रहता, वह उसके मन में उभर आता। उसने खोजबीन की और अंततः पुस्तक के 2 पन्ने खुले जिन पर उसे फिलहाल आवश्यक जानकारी मिल गई। हम तो इसे यहाँ भी भूरी झाड़ीनुमा वन बिल्लियां कहते हैं। चलो देखते हैं। तेज गति, भूरे रंग के बाल, प्रारंभिक से चरम स्तर की ऊर्जा शोधन क्षमता और डरपोक स्वभाव। ठीक है, ये बात सही लगती है, लिन मू ने मन ही मन कहा। अपना ध्यान वापस वास्तविक दुनिया पर केंद्रित करते हुए लिन मू ने जेड स्लिप को एक तरफ रख दिया। लगता है आप सही थे, सीनियर ज़ुकोंग, लिन मू ने प्रशंसा भरे लहजे में कहा। मुझे यहाँ भूरी झाड़ीदार वन बिल्ली के होने की उम्मीद नहीं थी।
साथ ही एक और बात जो मुझे असामान्य लगती है वह है इनकी संख्या। भूरी झाड़ीदार वन बिल्लियां आमतौर पर 2 से 4 के जोड़े में यात्रा करती हैं और शिकार करते समय एक दूसरे का साथ देती हैं। वे अपने शिकार को घेरने और पकड़ने के लिए एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करने में सक्षम होते हैं। और यदि उनका पीछा किया जा रहा हो तो वे अपनी गति के साथ साथ इसी तकनीक का उपयोग करके संघर्ष से बच निकलते हैं। अंतिम क्षण में अलग होकर वे शिकारी का ध्यान भटकाते हैं और बच निकलने में सफल हो जाते हैं। हमने जो भूरी झाड़ीनुमा वन बिल्ली देखी वह अकेली थी, इसलिए यह निश्चित रूप से असामान्य है, ज़ुकोंग ने लिनमू को समझाया। लिनमू ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी और यह सुनिश्चित किया कि वह सीखने का पूरा इरादा रखता है। हैरानी की बात यह थी कि लिनमू को उस जानवर में दिलचस्पी तो थी, लेकिन उसे उसका शिकार करने का मन नहीं था। असल में उसे बस उसके बारे में जानने की जिज्ञासा थी और वह उसके बारे में और अधिक जानना चाहता था। और अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे लगा कि अब तक देखे गए अन्य जानवरों की तुलना में ये जानवर सबसे सौम्य दिखने वाला और थोड़ा प्यारा भी लग रहा था। फिर भी कुछ मिनट बाद लिनमू के विचार समाप्त हो गए और वह अपनी क्षमताओं को परखने के लिए तैयार होने ही वाला था। लेकिन जैसे ही वह उठने वाला था उसे दूर झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। तभी उसने देखा कि झाड़ी से एक छोटा सा सिर निकला और एक पल के लिए उसे घूरने के बाद गायब हो गया। ये वापस आ गया, लिनमू ने मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन हिला तक नहीं। देखते हैं कि आखिर इसे क्या चाहिए, क्योंकि मांस खत्म होने के बाद भी यह यहाँ आ रहा है। लिनमू ने मन ही मन सोचा। लिनमू ने राख के मुकुट वाले हिरण की बची हुई हड्डियों को पहले ही सुरक्षित रख लिया था, इसलिए वास्तव में यहाँ किसी जानवर को आकर्षित करने वाली कोई खास चीज नहीं थी। इसके अलावा कई प्रकार के जानवरों के खून की गंध अभी भी उस क्षेत्र में फैली हुई थी, जिससे वे इससे दूर रहे। लिनमू उसी स्थिति में बैठी रही और उसने देखा कि एक छोटी सी आकृति एक और झाड़ी से झांक रही है। उस जानवर ने पहले जैसी ही हरकत दोहराई और जैसे ही उसने देखा कि लिनमू ने उसे देख लिया है, उसने अपना सिर वापस अंदर कर लिया। जानवर ने इस प्रक्रिया को, या यूं कहें कि लुका छिपी के खेल को, कई बार दोहराया। लिनमू उस जानवर पर नजर रखता और झाड़ियों व घास के बीच से गुजरते समय उसकी आवाज पर ध्यान केंद्रित करता। ये वास्तव में लिनमू के लिए एक तरह का प्रशिक्षण था, क्योंकि उसने इतना तेज जानवर पहले कभी नहीं देखा था। 20 से अधिक बार कोशिश करने के बाद आखिरकार भूरी झाड़ीदार वन बिल्ली ने अपनी खोजबीन बंद कर दी और थोड़ा साहस जुटाकर आगे बढ़ गई। पहले उसने अपना एक पंजा बाहर निकाला और झांका, फिर दूसरा पंजा बाहर निकाला। ये देखकर कि लिनमू उस पर हमला नहीं कर रहा था और शांति से अपनी जगह पर बैठा था, भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली झाड़ी से बाहर निकलते हुए पूरी तरह से दिखाई दी। लिनमू को एक बार फिर उस जानवर को स्पष्ट रूप से देखने का मौका मिला और उसके मन में केवल एक ही विचार आया, प्यारा। उसने सोचा, म्यू। भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली ने लिनमू को देखते हुए अपनी गर्दन झुकाई और हल्की सी गुर्राहट की। फिर वह धीरे धीरे लिनमू की ओर बढ़ने लगी और अंत में उसके बिल्कुल करीब आ गई। लेकिन उससे 3 मीटर की दूरी पर पहुंचकर वह रुक गई और अपना ध्यान किसी और चीज पर केंद्रित कर लिया। यह क्या देख रहा है? लिनमू ने जानवर की निगाहों का पीछा करते हुए सोचा। अंततः इसने उसका ध्यान उस आग की ओर दिलाया जो अब बुझ चुकी थी और जिसमें केवल कुछ सुलगते हुए कोयले और अधजली लकड़ियां बची थीं। उससे अभी भी गर्मी निकल रही थी, इसलिए वह आरामदायक महसूस हो रही थी। लगता है ये गर्मी में ही रहना चाहता है, लिनमू ने सोचा। लेकिन उनका अनुमान जल्द ही गलत साबित हो गया, क्योंकि जानवर ने कुछ ऐसा किया जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली आग के पास गई और अपना सिर नीचे करके एक अधजली लकड़ी उठाने की कोशिश करने लगी। लकड़ी का दूसरा सिरा ठंडा हो चुका था, इसलिए उसे उठाने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि दूसरा सिरा अभी भी लाल था और धीरे धीरे जल रहा था। भूरी झाड़ीनुमा जंगली बिल्ली मुड़ी और बेतहाशा तेजी से भागने लगी। लिनमू कुछ सोच पाती उससे पहले ही वह दूर जाकर गायब हो गई। वह क्या था? अध्याय 240 चट्टान के ढहने की मुट्ठी का परीक्षण। आए उस जानवर को अपनी ओर आते देख लिनमू ने कई संभावनाएं सोची थीं, लेकिन उस जानवर का जलती हुई लकड़ी लेकर आना उनमें से एक नहीं था। वह इसके पीछे के कारणों के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके मन में व्याप्त उलझन काफी जटिल थी। क्या यही मुख्य प्रश्न उसके दिमाग में घूम रहा था? ये तो काफी अजीब है, ज़ुकोंग ने कहा। है ना सीनियर, एक आत्मा राक्षस को जलती हुई छड़ी की क्या जरूरत होगी? लिनमू ने सवाल किया। मुझे कोई अंदाजा नहीं है। वैसे तो है, लेकिन वे बातें शायद झूठी होंगी और बेतुकी लगेंगी, ज़ुकोंग ने जवाब दिया। यह एक रहस्य है।
जब तक हम उस जानवर को दोबारा नहीं देख लेते, मुझे नहीं लगता कि हम इसका कारण पता लगा पाएंगे। लिन मू ने थोड़ी निराशा के साथ कहा। अपने मन की बात कहने के बाद लिन मू ने उन विचारों को मन से निकाल दिया और उस काम पर ध्यान केंद्रित किया जो करना जरूरी था, यानी जंगल में आने का उसका दूसरा कारण। वह यहाँ अपनी क्षमताओं को परखने आया था, क्योंकि उसकी ताकत बढ़ चुकी थी और उसका आधार और भी मजबूत हो गया था। इतना ही नहीं, लिन मू ने काफी समय से अपनी कुछ क्षमताओं का परीक्षण या उपयोग भी नहीं किया था। इनमें सबसे प्रमुख थी पत्थर गिराने वाली मुट्ठी। लिन मू ने पूर्व उप कप्तान हान जू को मारने के बाद से इसका इस्तेमाल नहीं किया था। हालांकि इसका मुख्य कारण ये था कि उसके बाद उसे इसका उपयोग करने का अवसर ही नहीं मिला था। लिन मू को भली भांति पता था कि पत्थर को गिराने वाली मुट्ठी एक बेहद ऊर्जा भरी कला है और इससे उसकी लगभग सारी जीवन शक्ति और आत्मिक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। यद्यपि वह कुछ हद तक ऊर्जा के उपयोग को नियंत्रित कर सकता था, फिर भी जीवन के लिए खतरा बने ऐसे क्षण में ऐसा करना मुश्किल था। एक और बात थी चट्टान को गिरा देने वाली मुट्ठी का झटका। इसका एक बार भी इस्तेमाल करने से लिन मू का हाथ कुछ समय के लिए सुन्न हो जाता और सबसे अच्छी स्थिति में भी उसके लिए इसका इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता। सबसे बुरी स्थिति में वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। बुनियादी बातों से शुरुआत करो, अपनी सारी ऊर्जा चट्टान को ढहाने वाली मुट्ठी के लिए बचाओ, ज़ुकोंग ने कहा। लिन मू ने सिर हिलाकर सहमति जताई और आसन ग्रहण करने की मुद्रा में आकर आवश्यक श्वास क्रिया शुरू की। उन्होंने नियमित रूप से श्वास क्रिया का अभ्यास किया और अपने शरीर में प्राणिक ऊर्जा को उत्तेजित होते हुए महसूस किया। पहले तो सब कुछ गतिमान होकर उसकी बाहों में प्रवेश कर रहा था, लेकिन फिर उसने ध्यान केंद्रित किया और प्रवेश करने वाली ऊर्जा की मात्रा को 5% से भी कम कर दिया। पहले के विपरीत लिन मू को ऐसा करने में कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि उसके शरीर के भीतर की जीवन शक्ति काफी संतुलित थी और उसकी इच्छा का पालन कर रही थी। जल्द ही उनके दाहिने हाथ में जीवन शक्ति का दक्षिणावर्त सर्पिल बन गया और बाएं हाथ में वामावर्त सर्पिल बन गया। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद लिन मू ने अपने सामने की हवा पर ध्यान केंद्रित किया और मुक्का मारा, जिससे उनके हाथ में संचित ऊर्जा मुक्त हो गई। चट्टान ढहती हुई मुट्ठी। उस क्षण लिन मू को हवा में अपनी बांह की लगभग भौतिक आकृति आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। इस नए परिवर्तन को भांपते हुए लिन मू ने तुरंत उस पर ध्यान केंद्रित किया और उसे देखने के लिए अपनी आध्यात्मिक चेतना का विस्तार किया। लेकिन अफसोस, ये परिवर्तन इतनी तेजी से हुआ कि वह प्रतिक्रिया नहीं दे सका। वूश! इस तकनीक का प्रभाव बाहर की ओर फैलता गया और तेज आंधी को जन्म दिया। आंधी सीधी चली और दूर के पेड़ों के पत्तों को हिलाकर रख दिया। कुछ पत्ते टूटकर हवा के साथ उड़ गए। ऐसा लगा मानो इसके अलावा और कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। इस बार लिन मू और पेड़ों के बीच की दूरी लगभग 20 मीटर थी, फिर भी उसके हमले से उत्पन्न हवा इतनी तेज थी कि पत्तियां गिरने लगीं। एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि लिन मू ने इस हमले में अपनी ऊर्जा का केवल 5% ही इस्तेमाल किया था, जबकि पहले वह काफी ऊर्जा खर्च करता था। ये तो वाकई बहुत मजबूत है, लिन मू ने मन ही मन बुदबुदाया। सचमुच, अगर यह इतनी लंबी दूरी पर भी इतना असर डाल सकती है, तो यह तकनीक वाकई बहुत शक्तिशाली है। और वैसे भी, ये लंबी दूरी की तकनीक नहीं है, बल्कि नज़दीकी लड़ाई की तकनीक है, ज़ुकोंग ने जवाब दिया। लिन मू ने सहमति में सिर हिलाया और तकनीक को फिर से आजमाने का फैसला किया, लेकिन इस बार अधिक ऊर्जा के साथ। उन्होंने फिर से आसन धारण किया और अपनी जीवन शक्ति को सर्पिल आकृतियां बनाने में लगाया, लेकिन इस बार उन्होंने 10% ऊर्जा का उपयोग किया। एक बार जब जीवनदायिनी ऊर्जा का चक्र स्थिर हो गया, तो उसने आगे की ओर मुक्का मारा, जिससे ऊर्जा बाहर की ओर फैल गई। वूश! मुट्ठी की आकृति एक बार फिर दिखाई दी और इस बार लिन मू अपनी आध्यात्मिक चेतना के साथ तैयार था। उसने इसके बनने के क्षण से ही इसका अवलोकन किया और इसमें होने वाले परिवर्तनों को महसूस किया। उसने देखा कि मुट्ठी की आकृति बनने के बाद वह कुछ क्षणों के लिए स्थिर रही और फिर ऊर्जा के एक सर्पिल में विलीन हो गई जो आगे बढ़ती रही। लेकिन लिन मू को बस इतना ही दिखाई दिया, इससे पहले कि वह सर्पिल आकृति गायब हो गई और एक आंधी में बदल गई। इस बार हवा इतनी तेज थी कि उसके सामने के पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी और भी पत्ते गिरने लगे। मुझे अब तकनीक थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी है, ज़ुकोंग अचानक बोला। ओह, आप वरिष्ठ हैं? लिन मू ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, इसे और अधिक ऊर्जा के साथ दोबारा इस्तेमाल करो और इसका असर देखो। इस बार यह और भी स्पष्ट होना चाहिए, ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। लिन मू ने जवाब में गुनगुनाया और फिर उसी तकनीक को दोहराते हुए उत्पादन को 20% तक बढ़ा दिया। पत्थर ढहाने वाली मुट्ठी।
वूश। लिन मू की आध्यात्मिक चेतना ने मुट्ठी की आकृति और सर्पिल का पीछा किया और इस बार वह उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस कर सका। सर्पिल शुरुआत में स्पष्ट था और लिन मू उसे अपने आप में घूमते हुए देख सकता था, इससे पहले कि वह अस्थिर होकर विलीन हो गया। क्रैक। पेड़ की एक छोटी सी शाखा टूटकर गिर गई, जिससे पेड़ का ऊपरी हिस्सा हिल गया और पत्ते उड़ गए। ऊर्जा का उपयोग करने का ये काफी सीधा तरीका है, ज़ुकोंग ने टिप्पणी की। वरिष्ठ, क्या आप मुझे इसके बारे में और बता सकते हैं? हमें अभी भी इसे आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ और अंत में आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राणिक ऊर्जा के संयोजन के साथ परीक्षण करना है। लिन मू ने कहा। बेशक, लेकिन उससे पहले आपकी बांह कैसी लग रही है? ज़ुकोंग ने चिंता से पूछा। दोस्तों, अगर आज की स्टोरी ने दिमाग की बत्ती जला दी हो तो लाइक का बटन दबाना तो बनता है। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए चेक आउट माई अदर वीडियोज ऑन द स्क्रीन। मैं हूं आपका RRNOVELBOY, साइनिंग ऑफ।